डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली हम तीन कॉन्सेप्ट के अराउंड में रिवॉल्व करते रहते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हम पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं और वहां पे देखा था कि यदि दो चार्ज है और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे r है, तो उसके बीच में जो इंट्रैक्शन है यानी कि जो फोर्स है उसको कूलम्ब से हमने यहाँ पे दे दिया था। कूलम्ब्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश कर रखा है कि k क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इसी के अलोंग में रहेगा, इसलिए ये यूनिट वेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये कूलम्ब्स ने एस्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन यदि मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या होगा यदि मैं यहां से क्यू नॉट को यहां से हटा दूं, तो इस स्पेस में और क्या बचेगा, उसी क्या का आंसर देने के लिए पूरे जो फील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। तो यहां पे हम यूं कह सकते हैं कि इसको हटाएंगे तो ये पूरे स्पेस में क्या हो रहेगा, एक इन्फ्लुएंस रहेगा किसका, इस प्लस ये जो चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू से मैंने रिप्रेजेंट किया है उसका, और उसको हम फील्ड कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी यदि कोई चार्ज है और जो इंट्रैक्शन जो हम अभी देख रहे हैं वो 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, पहला ये जो चार्ज होगा ये पहले अपने स्पेस के अराउंड में एक इन्फ्लुएंस को क्रिएट करेगा और इसी इन्फ्लुएंस को हम फील्ड कहेंगे। और उसके बाद यदि मैं इस पे एक चार्ज लाता हूं क्यू नॉट, है ना, इस फील्ड के अंदर में, इसके इन्फ्लुएंस के अंदर में, तो यहां पे एक ये फील्ड क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। और ये फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी चीज को यही यदि इसमें सेपरेशन हमें मालूम है और हमें ये क्यू नॉट और क्यू मालूम है, इसी को कूलम्ब्स ने जो दिया है वो भी हमें यहां पे मालूम है। अभी से मैं इस जो कैपिटल क्यू है उसको सोर्स चार्ज कहूंगा और इस क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज कहूंगा, क्योंकि ये इस फोर्स को टेस्ट कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू दिस मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मैथमेटिकली डिफाइन कर सकता हूं? यस, डिफाइन कर सकता हूं। और ये एक जनरलाइज मैथमेटिकल डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा जो हम कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका कि फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात यह होगी कि यहां पे ये जो क्यू नॉट चार्ज है जिसको मैं टेस्ट चार्ज कर रहा हूं, कह रहा हूं, ये यहां रहे या ना रहे, यहां पे फील्ड जरूर रहेगा। मतलब इससे इंडिपेंडेंट ये सोर्स चार्ज की वजह से इस आर डिस्टेंस पे ये जो पी पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैं इस कूलम्ब्स के रिस्पेक्ट में, मतलब इसको कंबाइन करूं इसके साथ में, तो हमें पता है कि यहां जो इसमें फोर्स के जगह पे क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर रख देंगे और क्यू नॉट से डिवाइड होने से क्यू नॉट कैंसिल आउट, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें यहां पे फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से हमें कह सकते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने यहां पे डिफाइन कर लिया है। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करना कि अभी जो भी हमने मैग्नीट्यूड डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है, और वो वैक्यूम में है या हम एयर उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यदि वही चीज मीडियम में हो, मतलब ये जो सोर्स चार्ज है किसी मीडियम में रहेगा, तो क्या होगा, यहां पे के से डिवाइड होगा। जितना फ्री में जो फ्री एयर है या वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें के से डिवाइड हो जाएगा, और ये जो के होता है इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और एक फैक्ट और आपको मालूम होना चाहिए कि के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, इसी वजह से ई बाई के करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। मतलब मीडियम में इसी सोर्स चार्ज की वजह से यदि ये किसी और मीडियम में रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पे थोड़ा सा कम दिखता। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल से हम इसको और क्लियर करते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है फोर्स 2.25 न्यूटन एक्सपीरियंस किया है 15 इंटू 10⁻⁴ कूलम के एक चार्ज ने। तो बताओ कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो डेफिनेटली मेरे से पहले आप इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हो। क्या होगा, हमें यहां पे फोर्स मालूम है, अपॉन यहां पे क्या कर देंगे, चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। और ये कितना होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1500 हो जाएगा। और यहां से हम यूनिट भी बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो अभी अभी हमने जिसका मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है उसको डेवलप किया है। फोर्स न्यूटन होता है और जो फोर्स का यूनिट और जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, तो न्यूटन पर कूलम्ब इसका एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी हो जाएगा। ओके, सो थर्ड इज योर आंसर। अब यदि मैं कहूं कि क्या हमेशा सिंगल चार्ज होगा, नहीं, हमारे पास में मल्टीपल चार्जेस भी होंगे। तो यदि स्पेस में हमारे पास में मल्टीपल चार्ज है और किसी पॉइंट पे यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को याद रखेंगे। क्या करेंगे, हर चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और डेफिनेटली यदि Q1 की वजह से देखेंगे तो यहां पे हमारे पास में E1 मिल जाएगा, जिसका वैल्यू हम यूं कह सकते हैं कि इसको हम चाहे तो K टाइम्स ऑफ जो भी ये Q1 है ये Q1 हो जाएगा अपॉन, यदि मैं सेपरेशन को R1 कहता हूं तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन है ये आपको इंडिकेट करके यहां पे दिया गया है, ये निकालेंगे। और उसके बाद दूसरी की वजह से भी हम निकालेंगे, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और ये जो E2 होगा ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा E1 से, इसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इस तरह से हम सभी चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। और अब इस पॉइंट P पे यदि मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसको वेक्टोरियली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ऐसा ही हम फोर्स में भी किया करते थे। ठीक है, चलो इसको और क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से। एक सिंपल एग्जांपल यहां पे दिया गया है। यहां पे आप देखोगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके एक कॉर्नर पे चार्ज Q है, दूसरे कॉर्नर पे चार्ज Q है, दोनों सेम वैल्यू का है, सेपरेशन A है, मतलब जो साइड्स दिया गया है A है, और एक तीसरा चार्ज यहां पे Q सेम वैल्यू का रखा गया है लेकिन सेंटर पे रखा गया है। और आपको ये जो थर्ड कॉर्नर है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वहां पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन को याद रखेंगे और जो हमने अभी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन जो अभी देखा है, जो डिराइव किया है, उसको हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि सपोज करो कि मैं इस सेंटर के चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता हूं तो डेफिनेटली उसी के डायरेक्शन में रहेगा। कैसे डायरेक्शन को हम देखते हैं, यदि कोई कंफ्यूजन हो तो वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लो, उस पे जो फोर्स लगेगा और जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में KQ/x स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे x जो है वो ये डिस्टेंस है। हम यूं कह सकते हैं कि यहां पे जो x है ये डिस्टेंस है, और यहां पे x हमें मालूम होना चाहिए तो E डैश मिल जाएगा। अब हमारे पास में ये बाकी चार्ज भी बचा, तो यदि मैं इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, KQ/a स्क्वायर, यहां पे सेपरेशन A दिया हुआ था और डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, जैसा अभी मैंने बताया यूनिट टेस्ट चार्ज आप रख दो, उसे डायरेक्शन पता चल जाएगा। और थर्ड की वजह से यहां पे हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड भी KQ/a स्क्वायर के बराबर ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू जो चार्ज का है वही है, सेपरेशन वही है। अब मुझे इन्हीं तीन वेक्टर का समेशन चाहिए, उससे क्या होगा, यहां पे रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा। उसके लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा याद रहना चाहिए। अब क्या है, सोचो यदि इस E को और E को देखें तो इन दोनों के बीच में एंगल वही होगा जो ये एंगल है, मतलब यहां पे 60 डिग्री एंगल ही होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो अब बताओ, E वेक्टर और E वेक्टर 60 डिग्री पे हो तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो इसके बिल्कुल मिडिल में आएगा, और ये √3E के बराबर हो जाएगा। सेम हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, यदि दो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1A2 cos थीटा, और उसका रूट अंडर ले लेते, तो वहां से यदि ये दोनों बराबर रहता है तो √3E के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास में एक तरह से कह सकते हैं कि नेट फील्ड यदि हमें बताना है तो हम कह सकते हैं कि जो E डैश है और जो √3E आया है उसका हम समेशन कर देंगे, और यदि हम समेशन करेंगे तो ये KQ/x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस √3 KQ/a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि E का वैल्यू KQ/a स्क्वायर है। अब यहां पे आपको मालूम होना चाहिए एक फैक्ट कि x ए से ए के टर्म में कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। यदि आपको यह डेटा मालूम है कि ये जो x होता है सेंटर से एक कॉर्नर तक का ये जो लेंथ होता है, उस लेंथ को a/√3 लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें a/√3 पुट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा KQ/a स्क्वायर 3 + √3, और किसके अलॉन्ग में रहेगा, बिल्कुल इसी के अलॉन्ग में रहेगा। ये यहां से आप इसको 30 डिग्री पे ऐसे मान सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम कैसे अप्लाई करते हैं और वेक्टर सम करके कैसे इसे रखेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू वन एग्जांपल जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैंने उठाया है। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। यहां पे क्या किया गया, एक स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश किया गया, जो आपको ये दिख रहा होगा। यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाया है उसको हम अभी डिस्कस नहीं करते। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे इलेक्ट्रॉन को लाया गया। तो आपको पता है कि जो फोर्स होता है वो Q टाइम्स ऑफ E के बराबर होता है, और यदि हमारे पास में यहां पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बात करें तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में उसमें फोर्स लगेगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो नीचे के डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। और यदि
मैं इस फील्ड को जस्ट रिवर्स कर देता हूं और यहां पे प्रोटॉन ला देता हूं, तो ये चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स रहेगा। तो चूंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में है, तो जो प्रोटॉन है वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो नीचे के डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है उसका मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, आपको ये सेपरेशन मालूम है कि ये जो यहां पे ये जो सेपरेशन है, ये h यदि मैं मानता हूं तो वो 1.5 सेंटीमीटर यहां पे दिया गया है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है कि यहां पे कितना टाइम फॉल में लगेगा। यदि मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को छोड़ता हूं तो नीचे आने में जो समय लगेगा, और यहां प्रोटॉन को छोड़ता हूं तो नीचे आने में जो समय लगेगा, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी ऑब्वियस ही बात है, यदि मुझे यहां पे फोर्स पता है तो फोर्स को मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और मास से डिवाइड करेंगे फोर्स में तो हमारे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट होगा क्योंकि ये जो फोर्स है वो q टाइम्स ऑफ e है, यहां पे e भी गिवन है, और जो q है वो यहां पे हमें पता रहता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो इसलिए एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा ये दोनों केस में। और इसलिए हम s = ut + ½ at² लगा सकते हैं, और यहां पे जब फॉल को हम कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पे u का वैल्यू 0 होने की वजह से इस टर्म्स को हम 0 मान सकते हैं। और यहां से जो टाइम होगा, इस टाइम को क्या लिख सकते हैं? यदि मैं इस s को h लिख दूं तो इस टाइम को लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ h अपॉन a, और इसका यदि रूट अंडर कर देंगे तो यही टाइम ऑफ फॉल हो जाएगा। और अब हमें बस क्या करना है? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ जो प्रोटॉन होगा वो लिखना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन को इसको थोड़ा सा और बढ़ाए तो हम इसको लिख सकते हैं 2h अपॉन यहां पे q टाइम्स ऑफ e हो जाएगा, और यहां पे मास हमें रखना पड़ेगा, इसका रूट करेंगे तो ये टाइम मिल जाएगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग दोनों केसेस में हम जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। पहले में हमें क्या वैल्यू पुट करना है? ये 2h दिया गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको 1.6 × 10⁻⁹ होता है। कैलकुलेट करोगे तो 10⁻⁹ सेकेंड आ जाएगा। और सिमिलरली यदि मैं प्रोटॉन के लिए इसको कैलकुलेट करता हूं तो प्रोटॉन के लिए भी आपको यहां पे आंसर मिल जाएगा कि इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 1.3 × 10⁻⁷, ये जो आपको यहां पे दिख रहा है। यहां पे ऑब्जर्वेशन एक इंपॉर्टेंट है। क्या आपको दिख रहा है कि जो हमारे पास में टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके पास में कम है, 10⁻⁹ है, और यहां पे -7 है, तो प्रोटॉन का जो है वो ज्यादा है। और हमें पता है कि प्रोटॉन जो होता है वो मास के टर्म्स में हेवियर होता है, ठीक है। सो यहां पे जो आपके पास में हम कह सकते हैं कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये फॉल कर रहा है तो हेवियर मास ज्यादा समय लगा रहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है जैसा कि हम फ्री फॉल जो अंडर ग्रेविटी देखते हैं, वहां पे मास से इंडिपेंडेंट टाइम होता है, टाइम ऑफ फॉल जो होता है वो सेम होता है। अब एक पीवाईक्यू के देखते हैं, आप इसको देखो, लाइन बाय लाइन सेम क्वेश्चन है, और पूछा क्या गया है कि मुझे टाइम ऑफ फॉल को कंपेयर करके बताओ इलेक्ट्रॉन का विथ रिस्पेक्ट टू जो प्रोटॉन है वो क्या होगा, और सिचुएशन बिल्कुल सेम है। तो आपने देखा अभी कि इलेक्ट्रॉन जो टाइम ऑफ फॉल लेगा वो बहुत ही कम लेगा, मतलब स्मॉल लेगा देन प्रोटॉन। तो क्या ये ग्रेटर हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता, आंसर इज स्मॉलर। बहुत ही क्विकली विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकते हो जो पीवाईक्यू का है, यदि आप एनसीईआरटी को बिल्कुल डिकोड करके रखते हो, एक एक लाइन पढ़ते हो, जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे जिस तरीके से आपको बता रहा हूं, ये चीज को यदि आप पढ़ते हो तो ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फैराडेज ने क्या किया, अभी तक हमने जो फील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं इस चैप्टर में, उसमें मैथमेटिकल डेवलपमेंट तो हो चुका है कि हम क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या कह देंगे, फील्ड कह देंगे। लेकिन उन्होंने एक नॉन मैथमेटिकल वे निकाला विजुअलाइज करने के लिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए। और उनका क्या कहना था, जैसे सपोज करो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यदि आप इसके 3 डायमेंशन स्पेस को देखो तो वहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक कर्व मान सकता हूं, और वो जो कर्व होगा उस पे किसी भी पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो जो टेंजेंट होगा वो वहां के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताते रहेगा। और उनके अनुसार से पॉजिटिव चार्ज को यदि हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो रेडियली आपके पास में यहाँ पे आउटवर्ड में आपको लाइंस ऐसा मिल जाएगा। और इस लाइंस को ड्रॉ करने के लिए आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो, टेस्ट चार्ज को लोगे, हर पॉइंट पे जाओगे, वहां पे उस पे फोर्स और डायरेक्शन को देखोगे और उसको ट्रेस कर दोगे तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ट्रेस कर सकते हो, जो कि एक विजुअल तरीका हो गया।
तो सेम यदि हम इंडिविजुअल एक नेगेटिव चार्ज की वजह से देखेंगे तो रेडियली इन होता हुआ आपको यह लाइन दिखेगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं, ठीक है। यदि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को नजदीक में प्लेस कर दूं, थोड़ा सा पास पास यदि रख दिया तो यहां पे आपको फील्ड लाइंस ऐसा भी दिख सकता है। और यहां पे ध्यान यह देना है कि कहीं पे भी यदि मैं जो इस पॉइंट पे यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहां पे टेंजेंट के डायरेक्शन में वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। आपको दिखेगा कि कहीं पे भी कोई क्लोज लूप नहीं बना है, यहां पे क्लोज लूप नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, कभी क्रॉस नहीं कर सकता एक दूसरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक दूसरे को क्रॉस कर गया तो यहां पे हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और इधर भी है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो, तो कभी वो क्रॉस भी नहीं करता रहेगा। अब जो भी यहां पे फील्ड पिक्चर है, ठीक है, हम इसको ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल डेवलपमेंट मानेंगे, मैथमेटिकल मॉडल मानेंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को एक हम कह सकते हैं कि फिजिकल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है जिसका एक अपना इंडिपेंडेंट डायनेमिक्स होता है। मतलब यदि यहां पे हम चार्ज सपोज नहीं था, यदि रखते हैं तो जो फील्ड क्रिएट होगा ये अपना एक टाइम लेगा, एक टाइम डिले उसमें रहेगा, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में रहेगा, ये एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इन सब चीज के बारे में जो डिटेल स्टडी हमें करना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में करना है, जो कि अभी का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ठीक है। तो उसको हम आगे देखेंगे। अब पूरे समराइज करने के लिए एक क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अबाउट में उसी के बारे में सारे पॉइंट्स है। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है उसको ढूंढना है, ठीक है। जल्दी जल्दी आप कमेंट भी आप इसका कर सकते हो। सबसे पहले कहा कि जो फील्ड लाइंस होता है यदि पॉजिटिव चार्ज हो तो रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज हो तो रेडियली इनवर्ड, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा कहा कि चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है उसे कंटिन्यूअस हम मान सकते हैं। सो डेफिनेटली मान सकते हैं, जैसा कि हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखा कि वो यहां से स्टार्ट होके और इनफाइनाइट तक हम इस लाइन को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट पे टर्मिनेटेड मान सकते हैं। तो एक कंटिन्यूअस लाइन है, जब तक कि कोई दूसरा चार्ज यहां पे ना आ जाए जहां पे वो क्या हो जाए, वहां पे वो टर्मिनेट हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसलिए चार्ज फ्री रीजन में इसे कंटिन्यूअस मान सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, अभी अभी मैंने इसका लॉजिक बताया कि क्यों क्रॉस नहीं कर सकता, वहां पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन इंडिकेट हो जाएगा यदि क्रॉस करता है तो। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो यहां पे नेक्स्ट कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, यही गलत है, कभी भी जो फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और यही आपके लिए आंसर भी हो गया, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कॉन्सेप्ट है उसको। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से आया, पहले हम इसके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। एक्जैक्टली जो हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन अभी डेवलप किया है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिफाइन करेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज के फॉर्मेट में, और दूसरा एक फील्ड लाइंस बनाया है, तो इन दोनों के बीच में डेफिनेटली एसोसिएशन होगा। तो वो एसोसिएशन को हम कैसे क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसको इस टर्म्स में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म्स में। तो सबसे पहले देखते हैं, लेट्स से हमारे पास में पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज की वजह से जो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है उसको हम देख चुके हैं कि यदि गिवन चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका जो डिफरेंस जो सेपरेशन है ये होता है, मतलब वो डिक्रीज करता रहेगा जैसे जैसे हम इसके अवे जाएंगे। लेट्स से मैंने इसका एक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लिया, यहां पे मैंने जो 3D फील्ड लाइंस होगा वो चारों तरफ होगा, उसमें से सिर्फ इतना ही ड्रॉ किया है क्योंकि हमें मैथमेटिकली इसको लिंक करना है, ठीक है। जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है और जो विजुअल हमने अभी रिप्रेजेंटेशन फील्ड का किया है उसको लिंक करना है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि चार्ज के पास वाले रीजन में ये जो फील्ड लाइंस होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और दूर पे उसकी डेंसिटी कम है। तो कहीं ना कहीं इसका जो फील्ड लाइन का जो रिलेटिव सेपरेशन है और डेंसिटी है वो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन इसको मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, लेट्स से ये कोन है, जो भी मैंने यहां पे कंसीडर किया है ये एक कोन का फॉर्मेट है और ये जिस पॉइंट चार्ज की हम बात कर रहे हैं वहां पे एक सॉलिड एंगल डेल ओमेगा बना रहा है, लेट्स से, ठीक है। अब यदि मैं यहां से एक रेडियल डिस्टेंस r1 पे एक और एरिया हम यहां पे एरिया एक एलिमेंट मानते हैं, यहां से रेडियल डिस्टेंस r1 पे, तो इसका एरिया मैं बता सकता हूं कि r1 स्क्वायर इंटू डेल ओमेगा हो जाएगा, वही सॉलिड एंगल हो जाएगा। ये सॉलिड एंगल के डेफिनेशन से हमने यहां पे लिखा। उसी तरह से एक और हम रेडियल डिस्टेंस r2 पे लेते हैं एक और एरिया, यहां पे ये बड़ा एरिया जिसका एरिया फिर से हम क्या लिख सकते हैं, r2 का स्क्वायर इंटू जो सॉलिड एंगल है उतना लिख सकते हैं। अब यहां पे जो हम इंटरेस्टेड है कि इस एरिया से जैसे P1 पॉइंट पे और P2 पॉइंट पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना पास किया है पर यूनिट एरिया, मुझे वो पैरामीटर चाहिए। तो बेसिकली यदि मैं पॉइंट P1 पे जाऊं
तो इस वाले एरिया से भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस n है, तो मैं ऊपर n और नीचे डिवाइड कर दिया एरिया से, r1 स्क्वायर टाइम्स ऑफ जो आपका सॉलिड एंगल है, और जो पॉइंट P2 है उस पे भी n अपॉन r2 स्क्वायर अपॉन डेल, हमने यहां पे क्या कर दिया, डेल ओमेगा कर दिया। ये चीज हमने क्या कर दिया, यहां का एरिया से डिवाइड कर दिया, और इसमें भी जो फील्ड लाइंस है वो n ही है। तो आप इन दोनों में देखोगे क्या कि n और जो हमारे पास में सॉलिड एंगल है वो दोनों में सेम है। तो यहां से इन दोनों से एक कंक्लूजन आ रहा है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग पर यूनिट एरिया है वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। और इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया निकाल देते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब हम इसीलिए एक पैरामीटर को डिफाइन करेंगे, और एक चीज और भी कह सकते हैं कि यहां पे इस रीजन में हम देखेंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन हो गया, और यहां पे ये वीक फील्ड रीजन हो गया। ये चीज हम यहां पे आराम से कह पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने यहां पे कंक्लूड कर लिया। अब हम इस एक पैरामीटर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब माना कि यहां पे हमारे पास में एक एरिया है, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास हो रही है। मैं यहां पे सबसे स्मॉलर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट को कंसीडर करता हूं, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसको मैंने ई कह दिया, और ये जो एरिया है उसका एरिया वेक्टर जो है एरिया वेक्टर वो ds हमने दिखा दिया, और लेट्स से इसके बीच में एंगल थीटा है। तो मैं एक पैरामीटर डिफाइन कर सकता हूं d5, जो कि क्या रिप्रेजेंट करे, जो रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, मतलब उसके प्रोपोर्शनल में हो। तो इसलिए इस d5 को मैथमेटिकली हम लिखते हैं E डॉट ds, और हम ये कहते हैं कि ये जो d5 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, उसी के प्रोपोर्शनल है। और यदि मुझे पूरे एरिया से निकालना है तो मैं क्या कर लूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, E डॉट ds को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इस पूरे एरिया से पास होने वाला नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल ये पैरामीटर हो जाएगा जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना कि यहां पे E डॉट ds में यदि मैं इसको E ds cos थीटा लिखता हूं तो यहां पे थीटा जो होता है वो आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल को देखते हैं जो PYQ में आया हुआ है। ये इसमें क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, ठीक है, और आपको एक प्लेन दे दिया है, और कहा है कि इस प्लेन से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको कैलकुलेट करो। तो एग्जैक्टली इसका यदि हम क्या कहते हैं, इस जो एरिया है उसका यदि मैं एरिया वेक्टर को देखूं तो इस पे नॉर्मल होगा, बिल्कुल जैसे पेन आपको दिख रहा है वैसा दिखेगा, इसको डॉट ऐसे मान सकते हैं, तो नॉर्मल हो गया, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। और जहां थीटा 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स जो हमारे पास में है E टाइम्स ऑफ एरिया टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 90 करेंगे, कॉस 90 की वजह से वो जीरो हो जाएगा, आंसर आपके पास में बहुत इजीली जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यदि यहां पे आया हुआ है PYQ हुई है, बहुत ही आसान है। देखो ये जो है ये आपको एरिया एलिमेंट दिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आपके अलोंग में आपको दिख रहा होगा इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है, तो इसलिए दोनों के बीच में 90 डिग्री, और 90 डिग्री जहां पे होता है वहां पे फ्लक्स आपके पास में जीरो हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, गॉस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखा। जो फ्लक्स के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सपोज करो कि हमारे रीजन में बहुत सारे चार्ज है, और यदि मैं एक एरिया ऐसा सिलेक्ट करता हूं जो कुछ चार्ज को यहां पे क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्लोज सरफेस उन्होंने कंसीडर किया, जिसको अभी से हम नाम दे सकते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये क्लोज सरफेस यहां पे लिया, और जो भी चार्जेस यहां पे है उसमें से कुछ चीज को जैसे Q1, Q2 और Q3 इसको यहां पे क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है, और ये दोनों उसके बाहर आ गया। और यदि मैं फ्लक्स की बात करूं, फ्लक्स नेट जो इस ये जो आपके पास में गॉसियन सरफेस है उससे पास होने वाले फ्लक्स की बात करूं तो एग्जैक्टली वो जो डिपेंड करता है वो सिर्फ उस चार्ज पे डिपेंड करता है जो इस एरिया के, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में है, और हम उसको Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और ये बहुत ही जनरलाइज रूल हो गया है। और इसको इसलिए फाई नेट को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे इनक्लोज पार्ट कौन सा है, Q1 माइनस Q2 और Q3, तो ये वाला पार्ट आपके पास में Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये हमारे पास फाई नेट हो गया। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि जब E डॉट ds करके इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये जो साइन है ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो
किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो सभी चार्ज की वजह से होगा, चाहे वो इनसाइड में हो चाहे वो आउटसाइड में हो, ठीक है। लेकिन जो बाहर है, एक क्यू इनक्लोज है या फाइनेट जो फ्लक्स है, वो डिपेंड करेगा जो अंदर चार्ज है उसी की वजह से। इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया जो Q1 का है, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने ये डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया। और यदि मैंने गॉसियन सरफेस इसको सेलेक्ट किया है तो आपको क्या दिखेगा, जहां पर भी जो ग्रीन कलर से आपके पास में, या ये जो डैश से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है, वो यहां इन करता है यहां आउट होता है, यहां इन करता है यहां आउट होता है, मतलब नेट फ्लक्स में इस वाले फील्ड का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा जो इस गॉसियन सरफेस से बाहर है। सिर्फ कंट्रीब्यूशन ये सॉलिड लाइन बना रहा है। इसलिए हम कहते हैं क्या है कि जो गॉस का ये एक्सप्रेशन है phi = E डॉट ds का इंटीग्रेशन और Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ऑल चार्ज की वजह से लेंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इन दोनों का रिजल्टेंट वहां पे होगा, ठीक है। लेकिन हम वहां पे जो phi होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज है, ठीक है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। यहां पे क्या है, फ्लक्स के बारे में, गॉस लॉ के बारे में दिया है कि नेट फ्लक्स जो है वो E डॉट ds = Q/ε0 है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला कहता है कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी शेप साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। यस, गॉसियन सरफेस किसी भी शेप साइज का होता, अदरवाइज मैं वहां पे पार्टिकुलर शेप ले रहा होता। अभी मैंने आपको बिल्कुल जनरल वो चीज आपको गॉसियन सरफेस दिया है, तो बस क्लोज होना चाहिए, किसी भी शेप का हो सकता है। इसमें जो Q है वो सभी उस चार्ज को इनक्लोज करता है जो सरफेस के अंदर में है, और वो जो चार्ज है वो सरफेस के अंदर में कहीं पे भी लोकेट हो सकता है। एक इनक्लोज सरफेस में चार्ज कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा तो ये भी करेक्ट है। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज ड्यू टू ऑल द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। यही स्टेटमेंट गलत हो गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सभी चार्ज की वजह से था, चाहे वो सरफेस के अंदर है चाहे सरफेस के बाहर है। लेकिन जो phi है वो सिर्फ अंदर के चार्ज की वजह से क्या होता था, उस पर डिपेंड करता था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट में कहा कि एनी वायलेशन ऑफ गॉस लॉ जो होगा वो एक्चुअली में इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है उसका वायलेशन है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास में थर्ड आपका आंसर हो गया इसमें, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां पे फाइंड आउट करना था। चलो, एक रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, 23 में आया हुआ है, इसको देखते हैं। इसने कहा कि E डॉट ds यदि 0 है तो गॉस लॉ में इसका मतलब फाइनेट 0 हो गया, है ना। सो नेट फ्लक्स यदि 0 है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये चीज आपको बताना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम नहीं कह सकते सर्टेनिटी के साथ में। ऑल द चार्ज मस्ट नेसेसरली इनसाइड द सरफेस, ऐसा भी नहीं कह सकते, वो बाहर भी हो सकता है। नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, ऐसा भी कुछ नहीं है, गॉस लॉ ऐसा कुछ नहीं कहता। तीसरा, लेकिन एक चीज डेफिनेट है कि यदि ये 0 है तो जितनी फ्लक्स उसमें इन कर रही होगी उतनी ही बाहर जा रही होगी, इसलिए उसका नेट फ्लक्स 0 हो गया है। सो फोर्थ आंसर यहां पे करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, यदि आप अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रखते हो और एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ते हो तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। चलो, अब एक और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लेते हैं, एग्जांपल को। मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करते हुए आपको बताता हूं। इसमें क्या दिया गया है, बेसिकली एक सिलिंड्रिकल सरफेस दिया गया है, और एक गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंडर के फॉर्मेट में है, जिसमें कर्व सरफेस होगा और दो प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। अब यहां पे दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड में, मतलब जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है उस साइड में इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन पर कूलम्ब है। और इसके लेफ्ट साइड में यदि हम देखते हैं तो यहां पर भी आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 200 न्यूटन पर कूलम्ब है, और उसका डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है। इसमें वाई और जेड के अलॉन्ग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो मुझे अब कुछ क्वांटिटी, कुछ आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस, जो सरफेस है उससे कितना नेट आउटवर्ड फ्लक्स गया है वो निकालना है। तो चलो, मैं लेफ्ट साइड को यदि कंसीडर करता हूं, इस लेफ्ट सरफेस को कंसीडर करूंगा तो क्या होगा, यहां पे जो एरिया होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल में होगा, तो एरिया भी उसी डायरेक्शन में हो गया और फील्ड भी उसी डायरेक्शन में हो गया। तो सिंपल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई करना है। एरिया यहां पे क्या है, सर्कुलर है, और उसका रेडियस दिया हुआ है, तो हम पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, और जब न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तो 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब ये हमारे पास में फ्लक्स हो गया। किसमें, लेफ्ट साइड में। जो राइट साइड में फ्लैट सरफेस है उसको यदि देखने की कोशिश करें तो हर कंडीशन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड
उसी डायरेक्शन में है जिधर डायरेक्शन में हमारे पास में सरफेस है, इसलिए राइट साइड में फ्लक्स जो होगा वो सेम उतना ही हो जाएगा जैसा हमने लेफ्ट साइड में देखा था। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें जो साइड ऑफ द सिलेंडर है, मतलब जो कर्व पार्ट है, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो अब यहां पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस में, मतलब इससे इधर इधर है और यहां पे इधर है, मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ में ऐसा और नेगेटिव एक्स की तरफ में ऐसा है। कहीं पे भी वाई या जेड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। और जो भी हम कर्व सरफेस लेंगे उसका आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा वो वाई जेड प्लेन में ही आएगा। तो हमेशा वो जो होगा एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि कर्व पार्ट से यहां पे 0 आएगा, थीटा 90 डिग्री होने की वजह से। ई और जो एरिया एलिमेंट जहां जहां पे भी हम लेंगे वो 90 डिग्री पे होगा इसी वजह से। अब यदि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो ये चीज दोगुना हो जाएगा 1.57, क्योंकि वो 2 बार आया है, 0 हो गया, आपके पास में 3.14 आपके पास में नेट आउटवर्ड फ्लक्स आ गया। अब यहां पे पूछता है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। गॉस लॉ आप जानते हो कि हम क्या करेंगे, हमें पता है कि Q को हम जो Q इनसाइड में है उसको एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई लिख सकते हैं। फाई जो नेट है, ठीक है, जो फ्लक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12। और यहां पे हम ऑलरेडी क्या जान सकते हैं, फाई जो नेट है वो हम यहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास में इनसाइड में कितना चार्ज होगा वो यहां पे निकाल पाए। अब पीवाईक्यू में थोड़ा सा लिटिल वेरिएशन के साथ में एक क्वेश्चन दिया गया है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो यहां पे क्या पूछा है कि प्लेन सरफेस ए से कितना फ्लक्स पास होगा ये आपको निकालना है। और गिवन क्या है कि फाई जो है वो इसके कर्व पार्ट से, जो कर्व वाला पोर्शन है उससे जो नेट फ्लक्स पास हो रहा है उसको उसने फाई कह दिया, ठीक है। और प्लेन सिर्फ ए से पास होने वाला आपको क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए, ठीक है। और इसमें यह दे दिया है कि Q इसमें चार्ज है और वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, इसके अंदर में Q चार्ज है और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अब इतना तो श्योर आप कह सकते हो कि यहां पे जो फाई नेट होगा वो डेफिनेटली Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ये गॉस लॉ के अनुसार से कह सकते हो। अब ये जो फाई नेट होगा उसमें कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन रहेगा, एक कर्व पार्ट का और एक हम यहां पे कर सकते हैं कर्व पार्ट का, एक ए जो फ्लैट सरफेस है उससे और जो आपके पास में सी फ्लैट सरफेस है उससे, इन तीनों का समेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और आइडेंटिकल होने की वजह से ए और सी ये सिमेट्रिकल प्लेसमेंट की वजह से ये दोनों बराबर होगा। तो मैं एक इसको लिख सकता हूं 2 फाई ए और यहां पे आपके पास में कर्व पार्ट से फाई दे रखा है तो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो इसलिए फाई ए देखेंगे तो इसी में आधा हो जाएगा। सो डेफिनेटली आंसर हमारे पास में सेकंड आ गया। थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, जो एग्जांपल हमने देखा वहीं से। तो हमेशा एनसीईआरटी से इंस्पिरेशन लिया जाता है जब भी हम क्वेश्चन सेट करते हैं, जब भी क्वेश्चन सेट किया जाता है जो हमारे नीट है उसमें। अब चलो यहां पे पूछा गया चार्ज Q इनक्लोज बाय द गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R, ठीक है। तो इसमें बताया है कि रेडियस डबल करने से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, यदि मैं यहां पे एक सरफेस ले लेता हूं तो यहां से जो जितने पास हो रहे हैं फ्लक्स, और यदि मैं इसको डबल करके यहां पे ले लेता हूं तो यहां से पास होने वाला जो फ्लक्स है, नंबर ऑफ लाइंस है, क्या चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है, तो हम कहेंगे कि रिमेन्स सेम। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन यहां पे आता है कि यहां पे कहा गया है कि Q चार्ज है और कहां पे प्लेस किया गया है, वन ऑफ इट्स कॉर्नर, किसके कॉर्नर पे रखा गया है, एक क्यूब के कॉर्नर पे रखा गया है। तो मतलब हमारा एक क्यूब है और इसके कॉर्नर पे एक चार्ज प्लस Q रख दिया गया है। तो कहा गया कि इसमें बताओ कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है इस क्यूब से, है ना। तो मैं इसको गॉस लॉ के साथ में क्या करके एसोसिएट करके इसको सॉल्व कर सकता हूं बहुत इजीली। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्यूब में ये जो क्यूब के कॉर्नर पे जो चार्ज रखा गया है 7 और क्यूब लाएंगे और इसको कंप्लीटली सिमेट्रिकली हम क्या कर देंगे, इनसाइड द सरफेस रख देंगे। तो अब हमारे पास में 8 क्यूब है जो उसको सिमेट्रिकली क्या किए हुए, पूरा इनक्लोज किए हुए। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल जो फ्लक्स यहां से पास होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और मुझे सिर्फ एक क्यूब पे पास होने वाला फ्लक्स निकालना है तो डेफिनेटली 1/8 कर देंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। सो फोर्थ आपके पास में यहां पे आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन को हम यहां पे लेते हैं। यहां पे क्या दिया गया है कि जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में है और वेरी कैसे कर रहा है, एक्स स्क्वायर पे। EY और EZ उसमें 0 है, EY EZ है ही नहीं। तो मुझे ये बताना है कि ये जो क्यूब मैंने दिया है जिसका साइड कितना है 1 मीटर पे और ये जो प्लेस्ड है वो भी 1 मीटर पे है, तो इससे पास होने वाला मुझे फ्लक्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां पे यदि इस यहां से यहां पे देखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो मैं एक्स के जगह पे यहां पे क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने एक लाइन यहां पे बनाया।
बट यहाँ पे जो फील्ड जो एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। हम उसी तरह से यहाँ पे देखें तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो साइड है वो भी 1 है, तो यहां से हम देखेंगे तो 2 हो जाएगा। जब हम इसमें 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसलिए मैंने 4 लाइन बनाया। ये रिलेटिव है कि यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो वहां पे 8 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करके बढ़ा सकते हो। तो अब यहाँ पे EX2 भी मालूम चल गया और यहाँ पे एरिया भी जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो हम यूं कह सकते हैं यहाँ जो भी फ्लक्स एसोसिएट होगा उसको फाई इन कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड है अंदर जा रही है और एरिया इधर है, और यहां से फाई आउट कह देंगे, मतलब फ्लक्स आउट कह देंगे। और इन दोनों का कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। पहले फाई इन निकालेंगे तो ये क्या है, एरिया, जो भी यहाँ पे एरिया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट होने की वजह से 180 डिग्री, और 180 cos 180 -1 होता है, तो माइनस EX1 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पूरा एरिया हो जाएगा, क्योंकि इसका साइड ए है तो डेफिनेटली ए स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 यूनिट आ जाएगा। सिमिलरली यदि फाई आउट निकालना है तो जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एलोंग होने की वजह से cos 0 1 होता है, तो सिंपल वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां का एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, ये 4 यूनिट हो गया। 2 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे x = 2 है और a स्क्वायर साइड 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। तो नेट यदि मैं मानूं यहाँ पे वो करूंगा तो ऐड कर दूंगा सिंपली, तो 4 - 1 3 यूनिट यहाँ पे क्या हो गया, नेट आउटवर्ड फ्लक्स हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर में कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो Q इनसाइड आ जाएगा। और यदि ये जो यूनिट है आपके पास में वो ऐसा यूनिट में है तो कूलम में आपके पास में चार्ज भी आ जाएगा। नाउ एक और क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे ये यहाँ पे फील्ड लाइंस अरेंजमेंट दिया हुआ है, 2 चार्ज दिया हुआ है Q1 Q2, और इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही है, या 1 या 2 मल्टीपल भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, यदि मुझे इसमें Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड को देखना है, यदि मैं यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस ले लेता हूं तो गॉस लॉ क्या कहता है, स्फेरिकल सरफेस से जो ये लाइन पास हो रहा है ना, वो Q इनसाइड के बराबर होगा, मतलब उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि Q1 और Q2 को यदि हमें मेजर करना है तो जिसमें नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास कर रहा होगा वो ज्यादा होगा। आपको दिख रहा होगा कि यहां पे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू यहां पे जो नंबर ऑफ लाइंस है, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। दूसरा कि पॉजिटिव चार्ज से ही आपको फील्ड बाहर की तरफ रेडिएट होता नजर आता है और नेगेटिव चार्ज पे वो टर्मिनेट करता हुआ नजर आता है, बाहर से इनफाइनाइट से या पॉजिटिव चार्ज से यहां पे टर्मिनेट करता नजर आता है, तो इसलिए Q2 नेगेटिव होगा। सो डेफिनेटली थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजीली हम इसको क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब जो गॉस लॉ है उसको हम यूज करके बहुत डिफरेंट टाइप के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यहां पे मैं डेरिवेशन आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें जो रिजल्ट आता है उसको याद कैसे करना है और कौन कौन से रिजल्ट को याद रखना है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको याद रखना, K/r² होता है और यहां पे K1/4 पे एप्सिलॉन होता है। और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसके ग्राफ से इसको याद रखें, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और यदि मैं इसके एक्सप्रेशन को देखूं तो KQ/r² हम यहां पे कह सकते हैं। अब यदि दूसरा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यदि आपके पास में एक कंडक्टर है, स्फेरिकल शेप का है या सेल है, यदि कंडक्टर है और इस पे चार्ज कहीं पे भी रखोगे वो सरफेस पे ही चला जाता है, और सेल है तो ऑब्वियस सी बात है वो सरफेस पे ही रहेगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर के डायरेक्शन में तो ठीक है कि क्या होता है 1/r², मतलब बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर पे आर्ज क्या होना चाहिए, ये बाहर होना चाहिए। बाहर के पॉइंट के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरे चार्ज को आप सेंटर पे रिप्लेस कर दो, लेकिन अंदर में उसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, अंदर में उसका वैल्यू 0 होता है। तो अब याद कर सकते हो यहां पे अंदर में उसका वैल्यू 0 है और बाहर में KQ/r² बिल्कुल पॉइंट चार्ज की वजह से जैसा हम करते हैं वैसा ही होता है। तो KQ/r², ये r दिया है, और जैसे ही सरफेस पे आप आओगे तो ये स्मॉल r की जगह पे इसका रेडियस कैपिटल R रख दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। इसको जरूर ध्यान में रखना, ये मोस्ट रिपीटेडली पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, यदि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जहां चार्ज रखोगे वहां वो रह सकता है, रिसाइड कर सकता है। तो अब यहां पे एक तरह से पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, उसको यदि मैं यूनिफॉर्मली मानता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर साइड में अगेन
1/r² के मतलब कि ये प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज की वजह से होगा। तो बाहर के लिए तो ये kq/r² ही हो गया, ठीक है। जब तक हमारे पास में r जो है वो बाहरी पॉइंट है या सरफेस तक यदि हम देखें तो kq/r² हो जाएगा। लेकिन इनसाइड में यदि यही चीज हमारे पास में कहीं पे जिस पॉइंट पे हम इनसाइड में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं तो इनसाइड में वो प्रोपोर्शनल होता है, E प्रोपोर्शनल टू R होता है, और उसका एक्सप्रेशन जो होता है ये हमें याद रखना है, E kq/rq टाइम्स ऑफ स्मॉल r है। ऑब्वियसली बात है, आप याद ऐसे कर सकते हो कि यहां पे यदि r का वैल्यू कैपिटल R रखेंगे तो kq/r² सरफेस पे जो भी आपके पास में फील्ड होगा वो कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो इसलिए यहां पे rq और यहां पे r कैपिटल R रखेंगे, r² kq/r² हो जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। यहां पे लीनियर और वहां पे 1/r²। नेक्स्ट पार्ट, यदि आपके पास में यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट हो तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इसके सेपरेशन पे, मतलब इस सीट से कितना दूर पे आप पूछ रहे हो उससे इंडिपेंडेंट रहता है। वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, जहां पे सिग्मा जो है इसका चार्ज डेंसिटी हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया, ठीक है। मतलब इसको भी ग्राफ से याद रखो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करता, कांस्टेंट रहता है, और वो किसके बराबर रहता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर रहता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यदि आपके पास में इनफाइनाइट लाइन है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपके पास में लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r होगा। यहां पे 2 और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई आप कर देते हो तो नीचे 4 हो जाएगा, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट को k ले सकते हैं, तो 2k लेम्डा बाई आर हम यहां पे लिख सकते हैं। मतलब यहां से यदि r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r से याद रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और यही चीज यदि आपके पास में यदि यहां पे आर्क है और उस पे भी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लेम्डा ही है, और यहां पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा गया तो नीचे के डायरेक्शन में होगा, और जो 2k लेम्डा बाई आर यहां पे लिखेंगे ये आपको यहां से मैच करता नजर आएगा। उसमें साइन θ/2 यदि रख देते हैं, ये जो एंगल थीटा है, तो मुझे यहां पे मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। इसके साथ में अब हम कुछ एग्जांपल को रखते हैं। इतना रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है। यहां पे क्या दिया गया है, 2 इनफाइनाइट सीट है जिसका आपको सिर्फ एज बताया गया, व्यू ऐसे रखा गया कि सिर्फ उसका एज बताया गया है, और ये इस पे दोनों पे चार्ज डेंसिटी आपको मालूम है, और 3 पॉइंट यहां पे ABC है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं B पे निकालूं तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। इसकी वजह से उसकी तरफ में अट्रैक्ट करते हुए E2 हो जाएगा, और ये भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो जस्ट 2 गुना मतलब σ/एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, जो इस रीजन में होगा। और बिल्कुल ये किस पॉइंट पे आप देख रहे हो उससे इंडिपेंडेंट, इसके इनसाइड में σ/एप्सिलॉन नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन वही आउटसाइड में आप देखने की कोशिश करो तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा ये, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये हो जाएगा, और यहां पे हम कह देंगे σ/2 एप्सिलॉन नॉट यहां पे हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल होने की वजह से कैंसिल आउट होके यहां पे आउटसाइड में 0, और सिमिलरली यदि सी पे देखें तो वहां पे भी 0 ही आपके पास में आएगा, ठीक है। चलो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे हमारे पास में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अभी इसका जस्ट एप्लीकेशन हम कर लेंगे, जो हमने आपको याद दिलाया कि ये 60 डिग्री दिया हुआ है, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में होगा, और जो फॉर्मूला होता है 2k लेम्डा बाई आर साइन θ/2 आप ऐसे रख सकते हो। और यहां पे सब चीज आपको मालूम है, यहां 60/2 करोगे 30 साइन 31/2 होता है, तो आपको रिजल्ट k लेम्डा बाई आर के बराबर यहां पे मिल गया, ठीक है। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लाइन चार्ज दिया गया है और दोनों के बीच में 2r क्या है, डिस्टेंस है, और एक पे माइनस लेम्डा और एक पे प्लस लेम्डा कूलम पर मीटर, ये आपके पास में चार्ज डेंसिटी दे रखा है। तो ये उसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे, मिडवे पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निकालना है। बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्या है, यहां पे हमें निकालना है, तो यहां से जो डिस्टेंस हो गया वो r हो गया, इसकी वजह से यदि देखोगे तो 2k लेम्डा बाई ये r कर देंगे, और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में, तो जस्ट 2 गुना करेंगे, ये सेपरेशन वही है, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो यहां पे k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन रखोगे तो 2 और 2 4 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में थर्ड आंसर हो जाएगा लेम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r के बराबर, ठीक है। तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन का आंसर मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप कमेंट में दे सकते हो। देखो इसमें क्या दिया गया, 3r/2 डिस्टेंस पे एक कोई स्फीयर है, और यहां से आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया कि E है, और इसका रेडियस दे रखा है r।
तो पूछा कि अच्छा बताओ कि इस स्फेरिकल सेल में, ये स्फेरिकल सेल दिया हुआ है कि r इसमें कि r/2 डिस्टेंस में यहां से इनसाइड में ही है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अभी अभी मैंने बताया था सेल की वजह से इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सो डेफिनेटली इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। नाउ एक और क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, सपोज करो कि यहां पे हॉलो मेटल स्फीयर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आउटसाइड में आप ऐसे देख सकते हो और इनसाइड में जो होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। ये कौन सा ऑप्शन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनसाइड में 0, देखो r लेस देन r, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो उसके सेंटर से वो लेस देन r, इससे नीचे में 0 है और उससे बाहर में उसको जस्ट पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करोगे तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो सेकंड में हमारे पास में ये आंसर मिल गया। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ये 2020 में पूछा गया है, बहुत रिसेंट का क्वेश्चन है। इसने कहा कि स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इज उस पर चार्ज आपको दे दिया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी दे दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब ये जो सेल है वो 10 सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर मतलब आउटसाइड। आउटसाइड के लिए इस पे जो भी चार्ज है उसको हम कहां पे रिप्लेस होके मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं कि ये सेंटर पे रिप्लेस है, और जैसे ही सेंटर पे रिप्लेस करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू यहां पे दे रखा है कितना, 3.2 × 10⁻⁻7, और अपॉन r स्क्वायर, r 15 सेंटीमीटर पे है तो 15 × 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, और आंसर 1.28 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही। अभी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आई होप कि आपको यह चीज समझ में आया होगा कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लिंक में कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, आप उसको सॉल्व करो और तभी जाके आप एग्जाम रेडी बन सकते हो। थैंक यू।